प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत और ख़ास तौर पे माशी इस्तेहकाम के हवाले से सऊदीया को $32 अरब मनसूबों की पेशकश की गई। ये पेशकश आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इसमें सऊदीया बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है और इसका बराह रास्त फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को। और माजी में हम कर्ज़ों पे यकीन रखते थे, अब ज़ाहिर चीज़ें बेहतर होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा और महंगाई जो है उसका ख़ात्मा भी हो सकेगा। अब ज़ाहिर है इस सारे अमल से ये तकरीबन PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी, ग्वादर रेलवे लिंक और बादशाह डैम समेत 25 इदारों को सऊदी अरब के हवाले करने का फ़ैसला किया गया। ज़रा वो मिलकर इसके अंदर सरमाया कारी करेंगे, जॉइंट वेंचर होगा बुनियादी तौर पे। ये इसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प अमल है। और इस सारे अमल में जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं और उनकी जो निजकारी है उससे पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा। क्योंकि अब कुछ इदारे ऐसे हैं गो के वो कमा के नहीं दे रहे, लेकिन उनको कट टू साइज़ किया जा सकता था और किया जाना भी चाहिए। इस तरह अगर निजकारी तमाम ही इदारों की तो जो एक जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे इदारे जो एसिड होने चाहिए और हैं भी, उनको किसी भी तरह इस तरह प्राइवेट या किसी दूसरे मुल्क के वाले नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर बात भी हो रही है और दूसरी तरफ मफाहमत की बातें भी हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड भी लिया जाए। ये सारा अमल कैसे मुमकिन होगा और चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बद्र साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बद्र साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जनाब किस तरह देखते हैं, बुनियादी तौर पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें चूँकि सऊदी अरब के जिस तरह दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर बता भी रहे थे कि अब किसी भी तरह की सुस्ती मुल्क की तरक्की के हवाले से या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब माजी में हमें कर्जा मिलता था, अब सरमायाकारी हो रही है। ये कितना बेहतर अमल होगा और आप समझते हैं कि इस से मुल्क में इस वक्त जो एक महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है और IMF का प्रेशर भी है, उसमें भी कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप ये देखेंगे पाकिस्तान जिस दौराहे से गुजर रहा है क्रॉस रोड से, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान एड की बजाय ट्रेड के ऊपर फोकस करे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करे, अपना हाउस इन ऑर्डर करने पे फोकस करे। बिकॉज जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे उतनी देर तक चीजें ठीक नहीं होंगी। बिकॉज हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर आते हैं दूसरे मुल्कों से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से या किसी भी वेस्टर्न मुल्क से, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। और फिर लोग आके देखेंगे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है नहीं है, हुकूमतें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एहतजाज, कोई धरने, कोई सिटेंस तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें, इस पे आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत है, हमें बैठ के डायलॉग के जरिए बातचीत करने की जरूरत है। तो ये असल मकसद यही है कि दुनिया को हमने मैसेज देना है कि हम पुरअमन लोग हैं और हम बातचीत के जरिए मामलात को आगे लेके चलते हैं। हम एक इज्जत रवादारी की सियासत पे यकीन करते हैं, चाहे हम सियासी मुखालफीन की ना हो एक दूसरे के, लेकिन हम मुल्क की बेहतरी के लिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो मुल्क की बेहतरी है और मुल्क की बेहतरी के लिए हम बैठ के सब बातचीत करेंगे। अब देखें PTI के एक रहनुमा ने एक बयान भी ऐसा दिया है जिससे उसने सऊदी अरब को डायरेक्ट हिट किया है। हालांकि सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें तो उनके आने की खुशी है, वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान को इस टाइम जरूरत है। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को अपना टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है, अपनी डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, IT को इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि
हम टैक्स नेट को बढ़ा सके, अपने गवर्नेंस बेहतर कर सके, अपनी पब्लिक पॉलिसी को रिव्यू कर सके, और जो हम एक बेहतरी लेके आ सकते हैं जी, वो सारी इस बेहतरी इसमें जुल्फकार हमें। बदर साहब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, और उसका बरह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा, उसका बरह रास्त फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान को होगा। जैसे स्टील मिल की हम बात करते हैं, स्टील मिल जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था और है। ये इदारा पाकिस्तान की बुनियाद है, पीआईए पाकिस्तान की बुनियाद है, नहीं, पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में, एक इमेज बिल्डिंग होती है। इसी तरह रेलवे हमारे पास इतना अच्छा, ये तीन चार बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इसको अगर आप किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर देंगे, और फिर आप जानते ही हैं कि आहिस्ता 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 करके वो उसकी ऑनरशिप भी आपके हाथ से निकल जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं ज़ाहिर है, जिन मुल्कों से आपने कर्जा लिया होता है, तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी दूसरे मुल्कों के पास। क्या ही बेहतर हो, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे थे, हम थोड़ा सा आईटी सेक्टर में काम कर लें, हम अपनी यूथ को इंगेज कर लें, जिसके ऊपर नई तवज्जो दी जा रही, हम थोड़ा सा अगर अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर काम कर लें, जो कि पाक फौज उसके ऊपर कर भी रही है, लेकिन छोटे पैमाने पे अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक हो गया, इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया जा सकता है, और ये वो तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये एक 50,000 की इन्वेस्टमेंट से भी आप काम कर सकते हैं और 50 लाख तक भी जा सकते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत क्यों फोकस नहीं कर रही, जहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जहाँ से चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं, आप यूथ को भी इंगेज कर लेंगे। देखिए, आपका बात बिल्कुल ठीक है। हम हमें यूथ को एंगेज करना चाहिए। यूथ को एंगेजमेंट के साथ साथ हमें यूथ को ट्रेन भी करना चाहिए। बिल्कुल। हमें हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए, हमें एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहिए, और हमें सिर्फ यूथ की डेवलपमेंट या यूथ की ट्रेनिंग पे नहीं, खाली हमें विमेन के ऊपर भी काम करना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट में घर बैठी खवातीन बहुत सारे कारोबार कर रही हैं जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे, जी, वो इनडायरेक्टली मैं उस वही जो कह रहा है। था, यूथ में ही नहीं, दोनों मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स सारे आ जाते हैं, तो उनको अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस करें, थोड़े से मुआवजे दें, तो वो बच्चियां जो घरों में बैठी हुई हैं, गांव देहातों में आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा अपना घर मैनेज कर रही होती हैं सिलाई कढ़ाई से, तो उनको हम बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं, उनको सहूलतें दें, तो वो वही काम वो इंटरनेट के जरिए, आईटी के जरिए पूरी दुनिया में कर सकते हैं घर बैठे। ये जो एसएमईज हैं, ये जो हाउस में इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री लगी जी जी। हुई है, कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है, ये घर बैठ के आपकी खवातीन जो है वो फुटबॉल बना रही हैं, आपकी वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, आपके लिए जो ट्रेडिशनल मुल्तानी काम है और इस तरह का काम है वो घर बैठ के कर रही हैं। तो आपकी एक्सपोर्ट आइटम्स के ऊपर ये काम करते हैं। हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, हमें जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान है उसको सोलर के ट्यूबवेल लगा के देने चाहिए, हमें हाइब्रिड सीड देना चाहिए, पर एकड़ यील्ड बढ़े। ये काम है हुकूमतों के करने वाले। और जो लोग काम कर रहे हैं टैक्स नेट के अंदर, जो है उनको लेके आना चाहिए। उनको लेके आना चाहिए। उनसे टैक्स नेट की वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। हमें ये जो छोटे दुकानदार हैं या कोई रेडी वाले हैं, इनको भी टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहिए। चाहे इनसे आप 1,000 रुपया की कंट्रीब्यूशन लें, इनको रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन से एक तो उनको पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि दे आर रजिस्टर्ड, उनको उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। कुछ पाकिस्तान में आप देखें कि अगर पाकिस्तान की आबादी आज 25 करोड़ है तो 25 लाख लोग टैक्स देते हैं, जिसमें से 7-8 लोग वो हैं जो जीरो की टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। सही। और आप देखें कि यहाँ पे लोग गाड़ियां ले रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो एक से ज्यादा दफा साल में जा रहे हैं, महंगे स्कूलों में बच्चे पढ़े। तो मैं समझता हूं कि उसमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं जो जो ट्रेडिंग भी करते हैं, कारोबार करते हैं, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, टैक्स ही नहीं देते। आप उन लोगों से तो टैक्स बिल्कुल ले। ठीक कह रहे हैं आप, टैक्स आप रेट में उनको आप लेके आना चाहिए, और लेके आएंगे। बिल्कुल। जी, लेके आएंगे तो यहाँ चीज़ें पे बेहतर होंगी। दूसरा दूसरा यूथ पॉलिसी के ऊपर हुकूमत कोशिश तो कर रही है, उस तरह शायद फोकस नहीं कर पा रहे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फिर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल उसकी तरफ आएंगे, आप चूँकि नुमाइंदगी भी करते हैं और ख़ासतौर पे जब यूथ की बात करते हैं, एक चीज़ जो हुकूमत को करनी चाहिए,
जितनी भी हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े इदारे हैं, आप पूरे पाकिस्तान से जो हमारे सुपर टैलेंटेड बच्चियाँ बच्चे हैं उनको इंगेज करें। आप बड़े इदारों को कहें कि आप 50-50, 10-10, 20-20 हमारे बच्चे इंगेज करें इंटर्नशिप के लिए, अपने पास ट्रेन करें ताकि वो ट्रेन हो जाएं, उसके बाद उनको जॉब ऑफर्स करें। ये हुकूमत कर सकती है और ये बहुत आसान होता है। हर इदारे के अंदर इतना ऑप्शन होता है कि आप 2 4 6 बच्चों को इंटरटेन कर सकें, टैलेंटेड बच्चों को। इवन हमारे इदारे में भी जब होता है बच्चे इंटर्नशिप पे आते हैं, वो 6-8 3 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद वही बच्चे जो है वो 50-60 हज़ार लाख रुपए की सैलरी पे चले जाते हैं। तो इस तरह का काम भी किया जा सकता है जो कि मिसिंग है हुकूमती सतह पे। प्राइवेट सेक्टर में तो यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे कर रही होती हैं, वो ये काम करती हैं कि जी हमारा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा फौरी प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, चूँकि उनको अगली दफ़ा एडमिशन्स भी लेने होते हैं। ये काम हुकूमत जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे भी कर सकती है, क्यों नहीं कर रही और क्यों फोकस नहीं कर रही सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी? देखिए, सूबाई सतह पे भी करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस पे मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, जी उनको भी इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। और यूथ के जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो उनको सरकारी मिनिस्ट्रीज के अंदर, एक एक मिनिस्ट्री में कितने कितने डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको इंटर्नशिप के लिए फैसिलिटेट करें, उनसे बिल्कुल। 5-5, 6-6 महीने इंटर्नशिप करें। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए, एक एक मिनिस्ट्री के अंदर कितने 100-100, 200-200 डिपार्टमेंट है, किसी में 50 है, किसी में 30 है। हर डिपार्टमेंट के अंदर 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं और उससे उनकी एक तो लर्निंग है, डेवलपमेंट है, फिर पब्लिक सेक्टर की वो अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। फिर वो जब किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, दे विल बी एबल टू मेक अ कंपैरिजन। तो कल को आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख के उनसे मजीद काम ले सकते हैं। तो ये काम हुकूमत को करना चाहिए। आई डोंट नो कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों इस चीज का कर रही है, बिकॉज चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, बट आई एम श्योर कि इसके ऊपर उनका फोकस आ जाएगा। बिल्कुल और ठीक आपके है इस प्रोग्राम गालिबन के साहब, बाद तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट्स तो कायम रहते हैं। जैसे निगरान हुकूमत आई, डिपार्टमेंट उधर ही था, मिनिस्ट्री ही चेंज हुई, लोग ही चेंज हुए, बाकी ब्यूरोक्रेसी उधर बैठी रहती है, तमाम चीज़ें होती हैं। ये बड़ा आसानी से हो सकता है। मेरा मकसद भी यही था कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट के काम किया जा सकता है। और आप इन्हीं बच्चों से जो लोग 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे होते हैं, उन्हीं बच्चों को अगर 20-20 30-30 हज़ार पे आप सैलरी दें, वो उस काबिल काम कर सकेंगे। आजकल के बच्चे आईटी को समझते हैं, वो डिपार्टमेंट को भी बेहतर कर सकते हैं। तो एक अच्छा सिंक भी हो सकता है, उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो और आप खिदमात लेते हैं उनकी कम पैसों के एवज, और बच्चे चूँकि जॉब्स हैं नहीं तो वो खुशी खुशी आपको टाइम भी दे सकते हैं। ये मॉडल अपनाने की ज़रूरत है और दुनिया बिल्कुल भर में ये जरूरत है, किया जाता है। बिल्कुल जरूरत है। और मैं इस चीज को सेकंड करूंगा और मैं इस चीज को समझता हूँ कि हाईलाइट करने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सियासी तौर पे क्या देखते हैं कि कोई मफामत की खबरें भी आ रही हैं, बानी पीटीआई की वापसी की खबरें भी हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब, मैं चूंकि कोशिश करूँगा कि शुरू इस पॉइंट से करूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब अब दोबारा से मुतहर्रिक हो रहे हैं। नून लीग ये चाह रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसमें, और जो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हुई मुस्लिम लीग की लीडरशिप है, इनको अलग अलग रखा जाए। आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा और ये तजर्बा मुस्लिम लीग नून का कामयाब होगा कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, और जो लोग इस वक्त कैबिनेट में बैठे हैं और ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं ज़्यादा, तो उनको पार्टी पॉलिसी से बिल्कुल अलग रखा जाए? देखिए, ये तजर्बा तो किया जा सकता है, लेकिन ये तजर्बा कामयाब इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज पार्टी ये सिर्फ सीपीसी जैसी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अगर वो ये तजर्बा करें तो पॉसिबल है, कॉज उधर के जितने इलेक्टेड लोग हैं या हुकूमत में बैठे लोग हैं वो पार्टी की लीडरशिप को आके रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, जब वो आके पार्टी लीडरशिप को रिपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन अगर वो अपने प्रेसिडेंट को आके रिपोर्ट करें और उनसे पूछ के काम करना शुरू करें और अपने प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से हट के चीजें हो, तो मैं समझता हूं कि फिर मुश्किल हो जाएगा मिनिस्टर के लिए भी चलना और पार्टी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर ये काम कर गए, ये तजर्बा कर गए, तो मैं समझता हूँ
लॉन्ग टर्म में पार्टी को फायदा पहुंचेगा। ठीक, लेकिन जुल्फ़िकार भट्ट साहब ये उस तरह का तो तजर्बा कर नहीं रहे जो आप ने एग्जाम्पल दी। ये तो कह रहे हैं कि हम हुकूमती जितनी भी चीज़ें हैं उसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम जारहाना जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, यानी नवाज शरीफ साहब को छोड़कर बाकी जो सेकंड टीयर लीडरशिप, वो तो बड़े जारहाना और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इस बयानिए से चूंकि पार्टी में जान आएगी, हुकूमत डिप्लोमेसी से काम ले रही है। शहबाज शरीफ साहब आप समझते हैं, आपको पता ही है कि वो ये मैं समझता हूँ उन लीडर्स का कोई इंडिविजुअल जो है वो बयानबाजी है, या वो समझते हैं कि उनके इस तरह के बयान देने से शायद पार्टी में आ जाए। ग्राउंड रियलिटी बहुत फर्क है। ग्राउंड रियलिटी पे मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन से पहले भी बहुत वीक फुटिंग पे भी थी, अभी भी वीक है। ये अगर हुकूमत इनको मिली है पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट भी, अगर ये इन्होंने परफॉर्म ना किया, डिलीवर ना किया, लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं की, तो जितना मर्जी एंटी स्टैब्लिशमेंट या जो मर्जी कर ले, बिकॉज जो लोग ये कर रहे हैं ये तो ये समझते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, तो लेकिन बहुत सारी जो सपोर्ट है वो भी उन्होंने ली है एस्टेब्लिशमेंट से। तो इस चीज के ऊपर तो आना नहीं चाहिए, तो ठीक। बयानबाजी तो ऐसे करनी इसमें नहीं चाहिए। जुल्फ़िकार भट्ट साहब, जो मियाँ साहब एक तरफ पंजाब में और ना सिर्फ मियाँ साहब बल्कि पंजाब में टोटली मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑनरशिप ले रही है, फेडरल की ऑनरशिप नहीं ले रहे, इसमें क्या वजह है? यानी नवाज शरीफ साहब सस्ते तंदूर और रोटी उसका विजिट ज़रूर कर रहे हैं, वफाकी सतह पे ना वो कोई इस तरह का बयान दे रहे हैं, ना कोई पॉलिसी वाज़े तौर पे उनकी तरफ से नज़र आई। तो इसकी क्या हिकमत देखिए अमली है? देखिए वो जो ओनरशिप, वो समझ रहे हैं कि शायद पंजाब में रोटी को 20 से 16 पे कर दिया, हालांकि 16 पे हुई नहीं है, 20 पे ही है। अच्छा। कोई इनकी बात मानने को, अभी मेरे सामने रोटी पड़ी है, अभी मैंने तंदूर से मंगवाई है, तो 20 रुपए की रोटी आई है, 1 रुपया उन्होंने कम नहीं किया। और मैंने खास तौर पे रसीद मंगवा के भी देखी कि कितने की रोटी कम हुई है या नहीं, 20 रुपए की दी है। तो बात यह है कि ये सिर्फ मीडिया के स्टंट है, इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इनको बहुत ज्यादा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस डेवलप करने की जरूरत है। ये जाके जो सोशल मीडिया का शूट है जी। वो कारआमद नहीं होगा, इनको इनको प्रैक्टिकली जाके जहां से होके आएंगे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये नहीं है कि सिर्फ तंदूरों पे जाके विजिट करें तो चीजें सस्ती हो जाएगी, इनको एक ओवरऑल पॉलिसी और चीजों को एक सिस्टम क्रिएट करना है कि हर एक को उसका इकोनॉमिक साइकिल ऐसे चले कि वो पैसे कमाए। अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो रोटी को सस्ती नहीं करेगा, तो इनको वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उनको इंश्योर करना है कि वो उतना कमा सके ठीक। ताकि रोटी सस्ती हो सके। ठीक है, आगे चूंकि माली साल आना है, बजट भी पेश करना है, हुकूमत ने IMF के पास भी जाना है। जुल्फ़िकार भट्ट साहब, महंगाई जो है वो कंट्रोल तो खैर छोटा लफ्ज़ है, अब तो मज़ीद बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हुआ, मज़ीद इजाफा होगा, शराइत सख्त हैं। आपको लगता है कि कोई रिलीफ, ज़ाहिर है आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो रिलीफ मिलता है, अगर आप लोगों की सैलरीज या उनको रोज़गार के मौके मिल जाएं तो अगर 20 के बजाय 30 रुपए की भी रोटी हो जाएगी तो लोग खुशी खुशी ख़रीदना पसंद करेंगे, कि चूँकि उनकी इनकम भी बढ़ी है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इनकम तो आपकी सैलरीज वही 20, 25, 50 हज़ार है, लेकिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। कोई रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि बजट तो आ रहा है सर पे? सिर्फ फौरी रिलीफ तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत दो चीजों में रिलीफ दे सकती है। एक तो फिल फॉर रिलीफ ये है कि स्टेट बैंक और जितने पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक हैं जी। वापदा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ बैठ जाए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन बैंकों से सोलर की इन्वेस्टमेंट करवा दे और इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वसूल करे और इंश्योर करे कि बैंक को पैसे मिलेंगे, जैसे ये बिजली के बिल इकट्ठे करते हैं। तो हर एक के घर पे सोलर पैनल लगवा दें तो लोगों की बिजली दिन दिन की फ्री हो जाएगी। ठीक है, रात को वापडा यूज करे, ये आईपीपी से जान छुड़ाए, क्योंकि ये आईपीपी जो है ये तो कार्टेल्स और माफिया के। लेकिन इसके ऊपर ये बहुत अच्छा आइडिया है, पहले भी आप इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इस पे बात हो भी रही है, लेकिन हुकूमती सतह पे ज़रा नहीं इंटरटेन किया जा रहा है, वरना तो सर वो उसकी वजह है ना कि जब आईपीपी के नुमाइंदे और उन्हीं के पेड लोग कार्टेल्स और माफियाज के नुमाइंदे हुकूमतों के हिस्से में होंगे, हुकूमतों के अंदर नुमाइंदगी करेंगे, तो वो कैसे करने देंगे? तो उसके अंदर
सिर्फ सियासी लोग नहीं है, उसके अंदर ज्यादातर आप तो जो है सरकारी लोग हैं जो कि नुमाइंदे पक्के बन गए हुए हैं, वो ख्याल करते हैं, इंटरेस्ट वॉच करते हैं, ठीक। उनकी प्रॉपर लॉबी है। जिसकी वजह से ये नुकसान है। और शायद कुछ दिन पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान भी था कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं, यानी क्लर्क्स हैं और या ब्यूरोक्रेसी टाइप के जो लोग हैं, उनसे उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो वो ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, किक बैक्स का मामला होता है। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। मैं कह रहा हूं दूसरी चीज है जी जी। कि ईरान गैस पाइपलाइन की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उससे आपके हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिलेगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, आपका एक्सपोर्टर का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, आपकी कंपेटिटिव प्राइस पे आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम को 1 साल लग जाएगा मिलने में। तो ये दो चीजें तो आपको खड़ा कर देंगी। बिल्कुल, तो ये आपको नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज। सॉवरेनिटी के लिए ये काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, अगर आपको यहाँ रिलीफ मिल जाता है, इसके ऊपर काम करते हैं, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।